और चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कह रही है पार्टी, सुनते हैं। प्रियोदा ने सारी बातों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय वस्तु को लगभग पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। हमें बड़े कम शब्दों में सिर्फ यह बात स्टेट करनी है या बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई लीज के सवाल को 9A सेक्शन 151 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 9A के तहत दंडनीय या दोषी अपराध के तौर पर निरूपित किया है। हम बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि भारत की संसद ने 1951 में जब इस कानून को पारित किया था तो इसमें 6 बिंदुओं को समाहित किया गया था। यह 6 बिंदु यदि आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, और मुझको लगता है कि यह विषय इतना सब लोगों के बीच में आ चुका है कि शायद आप भी अवगत होंगे। इस बीच इस तरीके के और मामले 1964 से लेकर 2006 तक लगातार विभिन्न न्यायालयों में समीक्षा के लिए जाते रहे। उन न्यायालयों में इन विषयों की समीक्षा में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सेक्शन 9A का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है, लीज को टच नहीं करता है। यह मामला विशुद्ध रूप से सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने, सरकार को किसी गुड्स की सप्लाई का, या तो सड़कें बनाने का, या बांध बनाने का, या सिंचाई परियोजना का, या किसी बिल्डिंग को बनाने के मामले को ही इस कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना गया है। मेरे पास इसके रेफरेंस हैं, आप चाहें तो मैं इसको भी दे देता हूं। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है, न ही माल आपूर्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9A में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सरकार के साथ व्यापार किया हो। खनन पट्टा सप्लाई ऑफ गुड्स का व्यापार नहीं है, यह सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के करतार सिंह बधाना बनाम हरि सिंह नलवा अन्य के मामलों में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि खनन लीज सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या के दरमियान यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट है कि 9A के तहत माइनिंग लीज का मामला नहीं आता है। और हम एक बात और स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं कि जब मसलों को कंसील किया जाता है, जब मसलों को छुपाया जाता है, तब कहीं उसमें कुछ विचलन या अपराध की संभावना बनती है। जब इलेक्शन एफिडेविट में लगातार इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन के पास यह लीज मौजूद है जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो यह स्पष्ट रूप से यह डिस्क्लोजर का मामला भी नहीं बनता है। ये इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में स्क्रूटनी के दरमियान बैठे हुए निर्वाची पदाधिकारी जो कि स्क्रूटनी करते समय 9A के मामले का भी विचारण करते हैं, उनसे भी हाइड नहीं किया गया। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि इस पूरे मामले को भाजपा इस ऑप्टिक्स या नैरेटिव की तरह से कर रहा है कि जैसे कि ये इतना बड़ा दंडनीय अपराध है कि जिस दंडनीय अपराध के चलते झारखंड की सरकार गिरने जा रही हो। मैं आपको यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बताना चाहूँगा। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट यह कहता है कि हर हालत में पिटिशनर को सुना जाना चाहिए, ओरली हर्ड किया जाना चाहिए। आप चाहें तो मैं उसका रेफरेंस दे देता हूं। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट हेल्ड इन कैलाश गहलोत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2018। However, oral hearing would be necessary before the commission could give an opinion of disqualifying a legislator। यह स्पष्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट दिल्ली ने कहा था कैलाश गहलोत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में कि हर परिस्थिति में मसलों को सुना जाना चाहिए। तो हम यह बात के लिए बड़े इत्मीनान है, आश्वस्त हैं कि हेमंत सोरेन जी के मामले में उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें और यह है कि सर्वप्रथम इस माइंस से, ये 80 डेसिमल की माइंस है, 1 एकड़ से कम, जो कि उपायुक्त के स्तर से इसका निष्पादन होता है।
तो यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने खुद साइन किया है, यह ऐसा नहीं है। चूंकि ये मामला मात्र 80 डेसिमल का है तो डीसी रांची के स्तर से ही इसका डिस्पोजल होता है। दूसरी बात मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस माइंस से एक छटाक का भी उत्खनन नहीं हुआ है। इस माइंस में बिजली का कनेक्शन नहीं है, इस माइंस में जीएसटी नहीं लिया गया है, और इस माइंस को उससे भी ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, जिससे कि ऑपरेट हो चुके। तो वैसी स्थिति में कहीं भी कोई भी लाभ लेने वाला कर्म इस माइंस के द्वारा नहीं हुआ है। और हालिया दिनों की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पद की नैतिक मर्यादा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने इस लीज का भ्यर्पण कर दिया, यानी इसे वापस कर दिया है। तो इस मामले में बड़ा सुस्पष्ट हमारा यह मानना है कि विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट यह स्थापित कराते हैं कि 9A किस में लागू होता है और किस में लागू नहीं होता है। और साथ ही हमने यह स्पष्ट देखा कि किसी का भी बगैर पक्ष सुने हुए नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं किया सकता है। इसलिए निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले को सुनना होगा। और इन तमाम बातों के उपरांत अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय और हमारे न्यायालय इस देश में कानून की व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं, और यदि सरकारों को, संवैधानिक संस्थाओं को कानून के समझने में कोई परेशानी आती है तो वैसी स्थिति में उसकी व्याख्या के लिए माननीय न्यायालय मौजूद है, और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इस मामले में सुस्पष्ट व्याख्या करेंगे। अलावे अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में। आदरणीय रघुवर दास जी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हाय तौबा मचाए हुए हैं। आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल के दरमियान 5 वर्षों में क्या क्या चीजें घटित हुई, यह आप तमाम लोगों के नजर में है, पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो मामले मनहट के हों, चाहे वो मामले टॉफी और बिस्किट और टी शर्ट के हों, चाहे वो अन्य मामले हों। बहुतेरे मामले ऐसे रहे जिन मामलों में निश्चित रूप से भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और यदि मामले उभर कर सामने आए हैं तो उसका भी निश्चित रूप से आज नहीं कल समाधान होगा, और जांच एजेंसियां उसमें अपना स्पष्ट मंतव्य देंगी। आपके माध्यम से एक और नया शब्द मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं। ओफाज नाम सुना है आपने? सुना है? उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नहीं आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ये एक बड़ा नामालूम सा विभाग है, ओफाज। इस ओफाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तौर तरीके झारखंड के किसानों को सिखाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के बजाय नेताओं की हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप ओफाज को भी सुनेंगे, और अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी जो हमारे जिले से ही आते हैं, मैं उनके ही जिले का निवासी हूं, वो भी तो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर विभिन्न प्लेटफॉर्म में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, किस संवैधानिक पद पर है, उनको यह कहने का अधिकार क्या है ये नहीं मालूम है। पता नहीं, गर्मी ज्यादा चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, दौड़ धूप कर रहे हैं बाहर में, तो हो सकता है बोल गए हों। लेकिन मैं एक बात उनके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस नैतिकता और शुचिता की बात वो करते हैं, वो नैतिकता और शुचिता की बात 2006 तक उनके मुंह से अच्छी लगती थी। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर 2004 में वो निर्वाचित हुए थे, और जब उनको झारखंड विकास मोर्चा बनाना था तो 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया था, और जेवीएम के नाम से वो चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़के जनता के माध्यम से जीत कर आए थे। तब तक ये नैतिकता की बातें उचित थी। लेकिन कुतुब मीनार का बयान हो, हरिद्वार का बयान हो, मोदी जी के खिलाफ बयान हो कि दोबारा आ गया है, 19 में अगर आ गए तो देश में कटोरा लेके मांगने के लिए विवश कर देंगे। इन तमाम बयानों के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजधनवार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़के, जहां से वो जेवीएम के विधायक बने, आज वो पूरी तरीके से राजनीतिक शुचिता और नैतिकता को त्यागते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। यदि उनको राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का इतना ही ध्यान था तो वो इस्तीफा देते
और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर सदन में आते, तब हमें लगता कि नैतिकता और शुचिता की बात करने का उनको अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस नैतिकता और शुचिता की दुहाई बाबूलाल जी दे रहे हैं, वो कतई उस बात को करने के लिए लाजिम नहीं है। और रघुवर बाबू के अलावे और भी बहुत मामले हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो जाए, सिर्फ मैं बोलूं ये उचित नहीं है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को आशंका है क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर ही फैसला ले ले? देखिए, आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की जो दशा है, संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग को टीएन शेषन के पहले तक लोग नहीं जानते थे। टीएन शेषन के आने के बाद इस देश को यह पता लगा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके कांधे पर निष्पक्ष चुनाव की जवाबदेही है। लेकिन हालिया दिनों में जो हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप देखे हैं, उस क्रियाकलाप से हमें भी यह आशंका लगती है कि नेतृत्व के दबाव में, पॉलिटिकल केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हो सकता है कि वह ऐसा एक पक्षीय फैसला करने को बाध्य हो। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत का ये विधि द्वारा स्थापित संविधान न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की ताकत देता है, और हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सक्षम न्यायालय में कानून की व्याख्या के लिए जाएंगे। इसमें तो मैंने सुना है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट ले, उसके बाद फैसला ले। आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। जो गवर्नर का इंटेंशन है, आपको क्या लगता है गवर्नर का, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटेंशन जो है वो सही नहीं है? नहीं, इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं परिणत होता है तब तक किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन हमें यह जरूर महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव कहीं न कहीं ये दिखाने को का प्रयास है कि ये सरकार कल चली जा रही है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि प्री पोल अलायंस में चुनाव पूर्ण किए गए इस गठबंधन को झारखंड की जनता ने 47 सीटें दी हैं, और 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यह डिक्टेट या रूल नहीं कर सकती है कि इस प्रदेश में शासन किसका होगा। जनता जनार्दन मालिक है, और जनता जनार्दन ने 19 के चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है, और किसी भी परिस्थिति में मैं यह मानता हूं कि यह फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगा। नहीं, एक बात और मैं बता दूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने के लिए भी आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के कम से कम फोटोकॉपी करने वाले दुकानदारों को जो एक अवसर प्रदान किया है, तमाम फर्जी कागजों का 20-20, 25-25 सेट बनाकर जो लोग बांट रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई कि जब इतनी बाजार में क्राइसिस है पैसे की, उस वक्त कम से कम फोटोकॉपी दुकानदारों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कल भी कुछ कागज लेकर लहराते हुए देखे गए थे बाबूलाल मरांडी जी। तो वो कागज तो पहले जब 5 साल रघुवर जी के सरकार था तो उस समय भी उसी तरह के कागज लहराए गए। कम से कम एक चीज तो अच्छा है कि छोटे से दुकानदार होते हैं, फोटोकॉपी के जो करने वाले लोग हैं, उनको व्यवसाय मिल रहा है, और हमारी चाहत है कि इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यवसाय में सहयोग करते रहे, ताकि क्योंकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ पेपरलेस हो गया है, तो उस वक्त में कम से कम इस जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उस व्यवसाय को भी थोड़ा सर्व कर पाए, इसके लिए उनको बधाई। सुधीर जी, मैंडेट की बात आपने की, मैंडेट क्या ये अलाउ करता है कि मुख्यमंत्री व्यवसाय उनके जो लोग हैं उनकी वाइफ को जमीन बिल्कुल मैं सहमत आपकी, प्रेस सलाहकार उनके खजाना आवंटित करें, मैंडेट। हाँ, मैंने सवाल सुन लिया। जनता के भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, और लोग क्या करेंगे अगर मुख्यमंत्री ही व्यापार, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने सुन लिया आपकी बात को, और लोग क्या
तो राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जेएमएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चल रहा है, ये क्वेश्चन आवर का वक्त है, सवाल का जवाब भी दे रहे हैं सुदेव कुमार सोनू, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने एक नरेटिव तैयार कर लिया है सरकार को लेकर कि कभी भी सरकार गिर सकती है और ये भ्रम की स्थिति राज्य में फैलाई जा रही है। लेकिन इन सब बातों से अलग उन्होंने कहा कि जो प्री अलायंस हुआ था वो ये कि जो गठबंधन की सरकार आई है वो पूरी तरह सेफ है और सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। खबरें और भी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।